नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली यूएस के एक टॉप इकोनॉमिस्ट ने वार्न किया है इंडिया को कि यूएस ने जिस तरह का व्यवहार रसिया और चाइना के साथ किया है, रिसेंट ईयर्स में जिस तरह के रिलेशंस देखने को मिले हैं, यूएस आज के समय रसिया और चाइना को एक स्ट्रॉन्ग राइवल के रूप में देखता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यूएस की फॉरेन पॉलिसी में काफी चेंजेस देखने को मिले हैं, जैसे कि रसिया के साथ टेबल टॉक्स की गई, रसिया पे लगे सैंक्शंस को वेवर करने का कंसिडरेशन चलने लगा, ट्रंप लगातार पुतिन के कांटेक्ट में बने हुए हैं। तो वही दूसरी ओर चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग को ओथ टेकिंग सेरेमनी में इनवाइट किया जाने लगा। कभी चाइना पे टैरिफ्स इंपोज किए गए तो कभी उनको हटा लिया गया। तो काफी फ्लैक्चुएशन देखने को मिलने लगा है। लेकिन यदि ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो जो कोर अमेरिकन थॉट प्रोसेस है वो यही है कि रसिया और चाइना यूएस के सबसे बड़े राइवल हैं, जो कभी एक समय पे घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। यूएस रसिया और चाइना के साथ बड़े स्केल पे बाइलेटरल ट्रेड करता था। हालांकि व्यापारिक संबंध आज भी बने हुए हैं, लेकिन उस समय की बात ही अलग थी जब रसिया या चाइना डेवलपिंग स्टेज में थे। वे अपने आप को ग्रो कर रहे थे, पावर गेन करने के साथ साथ रीजनल एंड ग्लोबल लेवल पे अपना इन्फ्लुएंस इंश्योर कर रहे थे। तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, बट एट द सेम टाइम व्हेन यूएस रियलाइज दे कैन डेटर द अमेरिकन हेजेमनी ओवर द वर्ल्ड, अमेरिकन्स में ऐसे सेंटिमेंट्स ग्रो करने लगे कि रसिया और चाइना तो यूएस के सबसे बड़े राइवल हैं। यदि ये सुपर पावर बन जाते हैं, यूएस से अधिक ग्रो कर जाते हैं, तो अमेरिकन प्रोमिनेंस खत्म हो जाएगा। इसीलिए यूएस ने धीरे धीरे अमेरिकन डीप स्टेट की मदद से रसिया और चाइना को इंटरनली वीक करना शुरू कर दिया। आज इंडिया भी उसी स्टेज पे खड़ा हुआ है। वी आर नाउ डेवलपिंग, वी आर गेनिंग इन्फ्लुएंस, we are the largest emerging economy in the world, and at the same time US itself has a lot of interest in India and in Pacific as well. इसीलिए यूएस इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में लेके चल रहा है। बायलेटरल ट्रेड्स को $500 बिलियन करने का प्लान बनाया जा रहा है। क्वेड जैसे समूह में इंडिया को शामिल करना, ऑलमोस्ट हर सेक्टर में इंडिया के साथ कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप में काम करना। यूएस रसिया और चाइना के साथ ये सब कुछ काम पहले कर चुका है। तो जिस दिन यूएस को ये लगा कि इंडिया हाथ से निकल गया, जिस दिन यूएस एंड अमेरिकन को ये लगा कि इंडिया नाउ बिकम सक्सेसफुल, इट मीन्स जब इंडिया सक्सेसफुल हो जाएगा, एंड सक्सेसफुल इन द सेंस कि हर सेक्टर में हम डेवलप्ड बन जाएंगे, रसिया और चाइना की ही कैटेगरी में खड़ा मिलेगा इंडिया। यूएस वुड वीकन इंडिया व्हेन इट्स सक्सेसफुल। जिस दिन अमेरिकन को ये लगा नाउ इंडिया बिकेम सुपर पावर एंड वर्ल्ड लीडर ऑफ अनदर एनी थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर, उसी दिन से अमेरिकन के अंदर ये सेंटिमेंट्स ग्रो करने लग जाएंगे कि इंडिया यूएस का सबसे बड़ा राइवल है, दैट कैन बीट, दैट कैन काउंटर, दैट कैन डेटर द अमेरिकन हेजेमनी। इसीलिए इंटरनली इंडिया को वीक करना जो है नेसेसरी है यूएस के लिए। अब ये स्टेटमेंट कहें या एनालिसिस कहें तो दिया किसके द्वारा है, तो देखिए एक अमेरिकन महोदय हैं, टॉप इकोनॉमिस्ट हैं, जेफरी डी सैक्स, जो कि विश्व के रिनाउंड इकोनॉमिक के प्रोफेसर हैं एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, इनोवेटिव एजुकेटर हैं एंड द ग्लोबल लीडर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Currently, he serves as the director of the Center for Sustainable Development at Columbia University, जहां पे इनको यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का रैंक मिला हुआ है, जो कि हाईएस्ट एकेडमिक रैंक है
इन द यूनिवर्सिटी। इससे पहले 2002 से 2016 के बीच में सैक्स डायरेक्टर रह चुके हैं ऑफ द अर्थ इंस्टीट्यूट एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी, एंड नाउ ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क्स। इसके अलावा काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स को को चेयर कर रहे हैं, जो कि एनर्जी ट्रांजिशन का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा एकेडमिशियन हैं ऑफ द पोंटिफिकल एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस एट द वेटिकन, एंड कमिश्नर हैं ऑफ द यूएन ब्रॉडबैंड कमीशन फॉर डेवलपमेंट। तो काफी बड़े बड़े पदों पे रह चुके हैं और वर्तमान में भी टॉप लेवल की रैंक्स पे काम कर रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली इनका कोर एरिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये है जेफरी डी सैक्स। इनके बारे में कई बार आपने जो है सुना होगा। तो इन महोदय ने अपना रिसेंटली 12 जून को एक इंटरव्यू दिया टकर कार्लसन को। अब टकर कार्लसन कौन है? तो ये एक अमेरिकन कंजर्वेटिव या कहूं कि डीप कंजर्वेटिव फार राइट विंग के पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो कि 2016 से 2023 के बीच में फॉक्स न्यूज के लिए काम कर चुके हैं। टकर कार्लसन टुनाइट करके इनका एक शो आता था वहां पे, लेकिन वर्तमान में बताया जाता है कि अपना खुद का इंडिपेंडेंट एक शो चलाते हैं, दी टकर कार्लसन शो, जो कि यूट्यूब के ऊपर ये अपना पोस्ट करते हैं और काफी जो इनके दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां पे अपनी बातों को जो है रखने का काम करते हैं। फिलहाल के लिए बताया जाता है कि किसी भी बड़े मीडिया हाउसेस के साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक यहाँ पे क्लियरिटी आपको मैं दे देना चाहता हूँ। टकर कार्लसन का जब भी नाम जो है मेरे दिमाग में आता है या कभी भी मैंने इसके बारे में पढ़ा है, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है। टकर कार्लसन एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट रखने वाले व्यक्ति हैं। हमेशा जब भी इंडिया के बारे में कुछ बोलेंगे तो जहर ही उगलेंगे। एक बड़ी स्टेटमेंट इन्होंने दी थी। ये कहा था कि ब्रिटिश ने इंडिया को सिविलाइज्ड किया है, वरना इंडियंस के अंदर जो सिविक सेंस है वे नहीं हैं, और कुछ इस तरह की हमारी जो कल्चरल वैल्यूज हैं, हमारी जो इतिहास है, उसके ऊपर इन्होंने सवाल उठाए थे और कई बार हमारी इकोनॉमी को लेकर हमारी इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट को लेकर ये बात कर चुके हैं। तो ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना अवश्य था। अब इन दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे से ज्यादा का, आई मीन 2 आवर्स से भी ज्यादा का एक इंटरव्यू है, जो इनके ट्विटर अकाउंट एंड यूट्यूब पे अपलोड किया गया है। एंड ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तक मैंने, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, केवल 1 आवर एंड 45 मिनट का ही मैं देख पाया हूं। मुझे लगा पहले जो वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए, हमारे काम का जो मटेरियल था वो मुझे मिल गया था। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा आप इनका जो ये इंटरव्यू है जरूर देखिए। जबरदस्त बोल्ड तरीके से जो है एक्सपोज किया गया है यूएस को, जस्ट लाइक चाइना एंड रशिया। बिल्कुल खुलकर इन्होंने कहा है, किसने? जेफरी डी सैक्स ने, कि एक समय आएगा जब इंडिया कामयाब हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा, उसी समय पे इंडिया को वीक करना जो है शुरू कर दिया जाएगा अमेरिकन डीप स्टेट के द्वारा, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और यहाँ पे आप देखिए इंटरव्यू के कुछ इनसाइट्स प्रोवाइड किए गए हैं इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल या कहें या जो भी एक्स कहें उसके ऊपर। जस्ट वेट ए मिनट। सो यहाँ पे आप देखिए, पहला इन्होंने कहा कि इंट्रोडक्शन है, तो अपना इंट्रोडक्शन दिया होगा और इनका जो है जेफरी डी सैक्स का। इसके अलावा यहाँ पे बातचीत जो शुरू होती है और पहला जो सवाल इनसे किया जाता है वो यूक्रेन को लेकर है कि यूक्रेन, व्हाई इज यूक्रेन सो सेंट्रल टू दी डीप स्टेट्स प्लान, कि जो अमेरिकन डीप स्टेट है उसके प्लान में सबसे सेंट्रल में यूक्रेन ही क्यों आज के समय दिखाई दे रहा है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम सवाल कह सकते हैं, और जिस तरह का यहाँ पे आंसर मिला है ना, जबरदस्त, बिल्कुल चिलिंग करने वाला है। आप देखिए इनका क्या कहना है जेफरी डी सैक्स का, कि एक समय ऐसा भी आया था कि जब रसिया और यूक्रेन दोनों टेबल टॉक्स करने के लिए तैयार हो गए थे, एंड दे आर ऑलमोस्ट एग्रीड टू सीज फायर, बट यूएस ने कहा डोंट डोंट डू इट, कीप फाइटिंग, लगातार फाइट करते रहो, इसकी वजह से यूएस को फायदा होगा।
और यहाँ पे ये साफ-साफ बताते हैं कि देखिए, ये जो यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है, इसमें यूक्रेन का कोई नुकसान नहीं है, या यूक्रेन को नुकसान हो या फायदा हो, इस बात से अमेरिकन्स को, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को कोई लेना देना नहीं है। उनका एक ही टारगेट है कि इंटरनली रसिया को वीक कर दो। टारगेट यहाँ पे रसिया है, इसीलिए हथियार वगैरह, असला बारूद सब कुछ सप्लाई जो है किया जा रहा है। कि अगर आप देखोगे, ये जब से वार इरप्ट हुआ है, रसिया किसी भी बड़े इंगेजमेंट को लेकर सामने नहीं आया है, या रसिया के किसी, हम कह सकते हैं कि चाहे आप स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस सेक्टर की बात कर लीजिए, या इनोवेटिव किसी दूसरे सेक्टर की बात कर लीजिए, एआई की बात करें, जो भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड्स हैं, वहां पे कोई भी इनोवेशन, कोई भी बड़ी न्यूज आज तक रसिया से निकलकर सामने नहीं आई है। इवन स्पोर्ट्स को भी अगर आप देखोगे, उनके खिलाड़ियों को बाइकआउट जो है किया जा रहा है। तो कोई बड़ी अचीवमेंट वहां पे अभी तक नहीं हुई है। और यही है कि रसियंस का मोरल जो है डाउन कर दो हर सेक्टर में। उनको बस बिजी रखो, इंगेज रखो युद्ध के अंदर। उनके दिमाग में हर वक्त प्रिपरेशन चलनी चाहिए कि कल क्या होगा, फिर कहाँ पे अटैक करेंगे। अगर यूक्रेन ने ये कर दिया तो फिर उसके बाद उसका रिप्लाई क्या होगा। यानी कि रसियन एडमिनिस्ट्रेशन, रसिया की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इवन जो रसिया के आम नागरिक है, वे सब आज के समय अगर आप देखोगे इंगेज हैं केवल और केवल यूक्रेन के साथ युद्ध को लेकर। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरा भारत इन्वॉल्व हो गया था, हमारी पॉलिटिकल पार्टी से लेकर पूरे इंस्टीट्यूशंस, सब कुछ। यहाँ पे आप अगर आप देखोगे, आम नागरिक तक केवल और केवल इसी के ऊपर बात कर रहा था, कोई दूसरा मुद्दा हमको सूझ भी नहीं रहा था। तो ये तो एक ह्यूमन बिहेवियर है, और उसी चीज को ये टैकल कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ साफ इन्होंने क्लियर किया। मैं रिकमेंड करूंगा आप ये जरूर देखें। उसके बाद ये पूछा जाता है कि वाई सॉरी दी वेस्ट ऑब्सेशन विद वीकनिंग रसिया। तो यहाँ पे ये जवाब देते हैं कि ऐसा इंडिया के साथ भी होने वाला है। मैं चाहता हूँ एक बार आप छोटी सी ये क्लिप जो है जरूर देखें। Been going on for years. So the question you ask is why? What? This isn't for Ukraine. This is destroying Ukraine. So what is it for? Well, I think it's quite obvious, and it's been obvious for many years. The American push to Ukraine to fight on, don't accept neutrality, and so forth. This has been a project of the American deep state, of the military-industrial complex, dating back decades. And the target has nothing to do with Ukraine at all. It's destroying Ukraine. The target is to, quote, weaken Russia. This is the point. But why would you want to? To weaken Russia? That's an even longer story. I mean, no one wants to weaken India. Yeah, it's a very good point. And someday, when India succeeds, we will want to weaken India. So that's probably sooner rather than later. It's actually quite interesting. Maybe you'll make me digress right at the start. In the early years of ऑलराइट, तो देखा आपने कितनी क्लियरिटी के साथ इन्होंने अपनी बात को जो है रखा है। और यहाँ पे मैं कहूंगा कि कार्लसन को भी एडमिट करना पड़ा कि हाँ, ये जल्दी ही होने वाला है। सो दैट्स प्रोबेबली लेटर देन सूनर, कुछ इस तरह का शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया। और चाइना को लेकर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात कही। तो ये जो जेफरी डी सैक्स हैं, ये पहले भी इंडिया को वार्न कर चुके हैं साल 2024 में कि यूएस के गेम प्लान में मत फंस जाना, एंटी चाइना कभी भी मत हो जाना। और इतने एंटी चाइना तो मत ही हो जाना कि आपके जो ट्रेड्स हैं, आपके जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, वे इतने खराब हो जाएं कि चाइना से आने वाला आपका जो माल है ना, वो बिल्कुल ठप हो जाए और आपकी इंडस्ट्री यहाँ पे बर्बाद होने लग जाए। क्योंकि रिसेंट अगर आप देखोगे, जो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर चाइना के द्वारा मूव चला गया था, उसमें दुनिया के अलग-अलग देशों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी। यूएस के द्वारा भी एक पूरा ग्रुप यहाँ पे फॉर्म करने की बात जो है चली। लेकिन अभी रिसेंट कल खबर क्या आई है कि इंडिया चाइना के साथ टॉक्स में है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई हमको होती थी, वो होती रहे, उसमें किसी तरह का की जो है रुकावट न आए। और हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इस
रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करने वाले हैं, रिलाई करते हैं, वे स्मूथली अपना काम करती रहें। उसके ऊपर मैं अलग से सेशन जो है लेके आऊंगा, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने कहा था डोंट बी एंटी चाइना बिकॉज दैट मेक्स द यूएस फील सो गुड। इसीलिए मत एंटी चाइना होना कि यूएस को अच्छा लगेगा। हाँ, अगर आपके जेन्युइन कोई जेन्युइन हमारे हैं चाइना के साथ कंसर्न्स बने हुए हैं बॉर्डर को लेकर, चाइना की जो एक्सपेंशनिज्म पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ हम हैं, तो काफी चीजें हैं वहां पे, बट केवल इसीलिए नहीं कि आप यूएस को खुश करना चाहते हो, अपीजमेंट के लिए नहीं, है ना, अपने एग्रीमेंट्स को यूएस के साथ स्पीड करने के लिए नहीं। इंडिया शुड मेंटेन बैलेंस्ड रिलेशन विद ऑल द मेजर ग्लोबल पावर्स। इनका कहना है कि आपको बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग रसिया, चाइना, यूरोप, अफ्रीका एंड द यूएस। जितने भी देश हैं विश्व के जो आज के समय आप कहिए कि डेवलप्ड हैं या इमर्जिंग इकोनॉमीज के रूप में हैं, तो उनके साथ बैलेंस्ड रिलेशंस को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, अलाइन होना पड़ेगा इंडिया के इंटरेस्ट के हिसाब से, न कि यूएस के इंटरेस्ट के हिसाब से। यूनिलेटरली कोई काम हमको नहीं करना है, तो ये अनस्टेबल होगा हमारी कंट्री के लिए। इस तरह की इन्होंने बातें कही थी, और हमारे जो इंटरेस्ट हैं लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, वे इससे हर्ट हो सकते हैं। तो क्वेड का भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया था उस समय। बाकी क्वेड के ऊपर मैं कई बार वीडियो लेके आ चुका हूँ कि किस तरह से, अगर आप देखोगे यूएस ने क्वेड का निर्माण करवाया क्योंकि चाइना उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती हुई जा रही है या बन चुकी है, जो उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। सो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को डेटर करने के लिए, उसके बढ़ते इन्फ्लुएंस को, रीजनल इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए क्वेड जैसे समूह का निर्माण करना यूएस के लिए अति आवश्यक था। और बिना इंडिया के ये ऐसा ग्रुप बनाना, आप समझ सकते हो कि उसकी रेलेवेंसी क्या थी फिर। और यहाँ पे मैं आपको आगे कुछ और एग्जांपल देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। वीडियो अच्छी लगी है, क्या बोलते हैं इसको, मतलब कंटेंट अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी चैनल को कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि देखिए, जिस समय पे गलवान वैली इंसिडेंट हुआ, चाइना के साथ हमारा जो वॉयलेंट क्लैश हुआ था गलवान वैली में, एंड काफी सारे वहाँ पे पॉइंट्स थे जैसे कि हॉट स्प्रिंग था, इसके अलावा हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स 14 को लेकर डेपसोंग वाला रीजन, तो वो पूरा जो 2020 में इंसिडेंट हुआ था, हमारी कैजुअलिटीज भी हुई थी, चाइना की ज्यादा हुई थी, लेकिन वे किसी को बताते नहीं हैं। उस समय पे वाशिंगटन इसको केवल एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा था। इट वाज सीन एज एन अपॉर्चुनिटी बाय वाशिंगटन डीसी, क्योंकि इंडिया का जो फ्रिक्शन है चाइना के साथ में, वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस को डीपन करने के लिए कॉन्विनेंट है। एंड इसी तरह से उस पूरे इंसिडेंट के दौरान यूएस ने कभी भी ये नहीं कहा या ये करने की कोशिश नहीं की कि डी एस्केलेट किया जाए। उन्होंने केवल और केवल इंडिया के साथ अपने कम्युनिकेशन एग्रीमेंट्स को यहाँ पे बढ़ाया, इंटेलिजेंस शेयरिंग करने वाले जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं वे यहाँ पे किए गए कि हाँ ठीक, हम इंडिया के साथ में। इंडियंस को देखने भर से क्या लग रहा कि अरे वाह, अमेरिका हमारे साथ में है, कम्युनिकेशन एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं, ज्वाइंट एक्सरसाइज वहां पे उस समय होने लग गई, एंड जो इंटेंसिफाइड इंटेलिजेंस शेयरिंग से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको इंटेंसिफाई किया जाने लगा। आप समझिए एक तरह से यूएस की जो इन्वॉल्वमेंट है इंडिया में, इंडिया के इंटरेस्ट में, वो हमको इंटेंसिफाई होती हुई दिखी। कहीं पर भी यहाँ पे ये जिक्र नहीं आया कि डी एस्केलेट कीजिए, स्टेटस को मेंटेन कीजिए, या इस मुद्दे को आप बायलेटरली टॉक्स के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से कीजिए उसको हल। लेकिन अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए इंडिया के साथ इंगेज करना शुरू कर दिया। ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि यूएस के जो इंटरेस्ट हैं वे यहाँ पे साफ साफ दिखाई देते हैं। एंड रिसेंट हमने क्या देखा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना, मतलब आप समझिए दोहरा रवैया, कितना डबल स्टैंडर्ड वाला देश है ये, कि यहाँ के लोग कितने कमीने हो सकते हैं। आई मीन पता नहीं मैं क्या बोल गया, कि यूएस का जो सेंटकॉम के जो चीफ हैं, अच्छा ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, एडिट करके, हाँ शायद। तो यूएस के जो सेंटकॉम के जो चीफ हैं माइकल कुरिला,
इन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान तो हमारा एक फिनोमिनल पार्टनर है, जबकि पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवाद से, पाकिस्तान के द्वारा बोए गए आतंकवाद से न केवल इंडिया, न केवल रीजनल कंट्रीज, यूएस भी प्रताड़ित है, यूएस भी इसका भुगत भोगी है। ठीक है, लादेन को इन्होंने मारा था ना, फिर भी आप देखोगे ना, यूएस के अंदर जितने बड़े हमले हुए हैं, आतंकी हमले हुए हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों का हाथ उसमें रहता ही है। अलकायदा हो, आपका जैश ए मोहम्मद, और भी बड़े प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, बड़े आतंकवादी संगठन है, यहीं पे पनाह लेते हैं। पाकिस्तान की आर्मी को मिलने वाली जो फंडिंग है, चाहे आईएमएफ से मिले, चाहे वर्ल्ड बैंक से मिले, वो कहाँ जाएगी? पूरी उनकी आर्मी के पास जाएगी। समझने के लिए ये बहुत काफी है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने हमारा जो डेलीगेशन भेजा, यूएस में भी भेजा था हमने हमारा डेलीगेशन, अपनी जो इंडिया का जो नैरेटिव है और इंडिया जिस तरह से पीड़ित है आतंकवाद से, वो हमने क्लियर किया पूरे देशों को। बट बावजूद उसके यूएस के प्रेसिडेंट, यूएस के आर्मी के सबसे बड़े टॉप कमांडर्स, वे पाकिस्तान के साथ इंगेज हो रहे हैं। खबर ये आई थी कि आसिफ मुनीर को बुलाया जाएगा, लेकिन वो फेक निकली, उनको जो आर्मी डे परेड में नहीं बुलाया गया। और अच्छा, आर्मी की जो परेड थी उसको लेकर भी काफी क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया पे नेटिजन्स कर रहे हैं। एक मैं देख रहा था, एक पोस्ट पे लिखा गया था कि मीन्स एक वीडियो के ऊपर, कि ये वो अमेरिकन आर्मी है जो एलियंस से लड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, इसके पीछे का एक बड़ा रीजन और ये भी है, F-35 मीन्स पाकिस्तान के साथ इंगेज होने का, पाकिस्तान की तारीफें करना, पाकिस्तान को फिनोमिनल पार्टनर बताना, आतंकवादियों आतंकवाद को खत्म करने वाला बताना, इसके पीछे का रीजन है ये F-35। इंडिया इसको कंसीडर भी नहीं कर रहा, हालांकि ठीक है कंसीडर किया गया था, लेकिन इसको खरीदेगा नहीं। हमारे इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर जो चीफ थे एपी सिंह, वे कह चुके हैं भाई वॉशिंग मशीन थोड़ी खरीद रहे हैं, हमको 2 बार सोचना पड़ेगा F-35 को के ऊपर जाने के लिए, ये एक व्हाइट एलिफेंट हमारे लिए हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यूएस के इंटरेस्ट मेल नहीं खा रहे थे, इसीलिए एंटी इंडिया और इंडिया का जो राइवल है, जो दुश्मन हम कहेंगे लिटरली, उसको सपोर्ट करने खड़ा हो गया। और ये तो इतिहास गवाह है, हम कितने एग्जांपल दें यार कि कैसे कैसे फ्रंट्स पे यूएस ने पाकिस्तान का साथ दिया है, आप सबने देखा, पता है। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था मैंने किया है। एंड मैं चाहूंगा वो आप इंटरव्यू जरूर देखें। आने वाले समय में क्या होगा वो देखना होगा, इंडिया को बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना होगा और हमारे इंटरेस्ट को सिक्योर करना होगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।